अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेलोजन डेरिवेटिव इस चैप्टर का आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने इससे पहले जो 7 अलग अलग वीडियोस हमने रिकॉर्ड किया था और आपको सेंड किया था, आपने उन तमाम को देखा होगा। और अगर किसी वजह से आप उन वीडियो को नहीं देख पाए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उन 7 वीडियो की लिंक मिल जाएंगी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। एक बात अर्ज ये करना है कि हमने जो तमाम वीडियो बनाए हैं इनमें जो 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ था उनका जिक्र नहीं किया। हमने हर बार ये कहा कि ये रिड्यूस हुआ है, लेकिन अगर सिलेबस पूरा हम डिस्कस करते हैं तो 25% हेलोजन डेरिवेटिव में से रिड्यूस हुआ था, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जो जो टॉपिक इस चैप्टर के हमने नहीं पढ़ा है या जो रिड्यूस हुआ है उन पर मुश्तमिल एक वीडियो हम अलग से बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे, तो उसके लिए आप इंतज़ार करें। खैर, हमारे को आज जो पढ़ना है वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन हेलो अरीन। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हेलो अल्केन में पढ़ा है। हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि 8 मुख्तलिफ तरीक़ों से आप हेलोजन अल्किल हैलाइड का अमल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कराते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं और नतीजे में आपको मुख्तलिफ तरह के मुरक्कबात हासिल होते हैं। यहाँ हमारे को डिस्कस ये करना है कि हेलो अरीन में किस तरह से मरकज़ा पसंद अदल बदल तामुलात अंजाम पाते हैं। तो आपके जहन में एक बात आनी चाहिए टॉपिक शुरू करने से पहले कि अगर मैं यहाँ पर हेलो अरीन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ मिसाल के तौर पर ये, तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि हमने जो अल्किल हैलाइड में पढ़ा है उसमें हमने ये बयान किया कि बंदिश हेलोजन की और कार्बन की टूटती है, बराबर। तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि क्या, अब मैं एक अल्किल हैलाइड भी बना देता हूँ यानी R बॉन्ड Cl, तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि अल्किल हैलाइड में तो हमने कहा ये बंदिश टूट जाती, आसानी से कह लो, क्योंकि हमने वहां कोई रीजन नहीं बताया ना। रीजन नहीं बताया इसका मतलब ये बंदिश थोड़ी पोलर होती है, ऐसा हमने कहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। यहां आपको जहन में ये रखना है कि अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें कि अल्किल हैलाइड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या दोनों कंपाउंड में अल्किल हैलाइड में और एरिल हैलाइड में क्या आसानी से हेलोजन कार्बन से बंदिश तोड़ सकता है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो आपके समझ में आएंगे कुछ पॉइंट, और वो कौन से आएंगे कि यहां पर दोनों कंपाउंड में जो हेलोजन कार्बन से या हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है क्या वो कुछ खुसूसियात जाहिर कर सकता है, या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कुछ कैरेक्टर ऐसा पाया जा सकता है। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या। तो आपके जहन में यह आएगा कि हमने एरोमेटिक कंपाउंड में 11 के अंदर जब पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, तो उसमें हमने पढ़ा है कि एरोमेटिक हल्के में जो कार्बन होता है इसकी नोयत होती है sp2 और हेलोजन पे आप जानते हैं 3 लोन पेयर पाई जाती है। तो आपके जहन में यह आएगा कि लोन पेयर भी है और जो हेलोजन कार्बन जोड़ से जुड़ा हुआ है उसकी नोयत sp2 भी है, यानी पाई बंदिश पाई जाती है। तो मे बी पॉसिबल कि इसकी लोन पेयर और यहाँ की जो पाई बंदिश है, इसको अगर हम ऐसा बता दें, यहाँ की जो पाई बंदिश है क्या ये दोनों डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर सकते हैं। तो आपका जवाब रहेगा बिल्कुल। हमने इससे पहले जो पॉसिबिलिटीज पढ़ा है कि अगर हेलोजन या कोई भी अगर कोई मुतबादिल रहता है उसके पास में लोन पेयर है तो क्या वो पाई बंदिश को तोड़कर डबल बॉन्ड कैरेक्टर जाहिर कर सकता है। अगर ये आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है तो फिर आप कहेंगे कि बिल्कुल ये पॉसिबल है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके पास में लोन पेयर है, इसके पास पाई बंदिश है एरिल ग्रुप के पास में, तो ये बंदिश टूटेंगी, यहां बनेंगी डबल बॉन्ड, ठीक है। ये अगर आपके समझ में आ गया तो फिर बात समझने में आसानी जाएंगी। इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव क्योंकि लोन पेयर के साथ में बंदिश बनी। अब आपके जहन में ये आएगा कि जो अल्किल हैलाइड था R बॉन्ड Cl, इसमें क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जा रहा था। तो आप कहेंगे नहीं पाया जा रहा था। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आसानी से टूटती है।
क्योंकि मरकज़ा पसंद अदल तामुल में आपको इस बंदिश को मुकम्मल तौर पे ब्रेक करना है, मुकम्मल तौर पर तोड़ना है। ठीक है, तो अगर आप इस बंदिश को तोड़ना चाहते हैं तो ये आसानी से टूट जाएगी। लेकिन यहाँ ये समझ में आया कि एक हेलोजन की और कार्बन की बंदिश आसानी से नहीं टूटती है, यानी एज कंपेयर टू अल्किल हैलाइड, हेलोअरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से अंजाम नहीं पाते। जो बुनियादी तौर पे हमारे को मालूमात है उसकी रोशनी में हमारे को ये बात पता चली है। ठीक है, तो हम उसके रीजन बता देते। पॉइंट तो समझ में आ गया हमारे कि आसानी से नहीं होते, लेकिन क्यों आसानी से नहीं होते हैं इसको हमारे को डिस्कस करना है। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज हमारे को कही गई है, हम तीन कहेंगे। ठीक है, पहला ये कहा गया है कि रेसोनेंस स्ट्रक्चर या रेसोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रेसोनेंस इफेक्ट। आप जानते जब भी लोन पेयर और पायबंदिश का मसला हो तो कंपाउंड रेसोनेंस इफेक्ट जाहिर करता है, वो एक से ज्यादा शक्लों में, गमकनुमा शक्लों में पाया जा सकता है। और दूसरा कहा गया है कि जो है एरिल ग्रुप है उसमें कार्बन की जो नोयत होती है वो sp2 नेचर का होता है। sp2 नेचर यानी पायबंदिश, पायबंदिश तो आसानी से टूट सकती है। तीसरा हम इजाफी तौर पे इसी को ज्वाइन करके बता रहे हैं ताकि आसान बात लगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, और चौथा पॉइंट हम बता रहे हैं कि अगर आप बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करें किसमें, अल्किल हैलाइड में और एरिल हैलाइड में, तो आप ये देखेंगे कि ये बंदिश होती है 178 पाइकोमीटर की। ठीक है, और ये बंदिश होती है 169 पाइकोमीटर की। यानी आपके समझ में क्या आया कि अल्किल हैलाइड में बंदिश बड़ी होती है, उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है, लेंथ ज्यादा रहेंगी तो आसानी से टूटेंगी। लेंथ यहां पर कम है, अब ये मत बोलना कि क्यों कम है, बताया हमने रीजन, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बंदिश छोटी हो गई। ठीक है, तो इसकी जो पैमाइश है इससे समझ में आ जाएगा आपकी कि 169 की है मतलब छोटी है, छोटी बंदिश को तोड़ना मुश्किल होता है। इतनी बात समझ में आई आपके, यानी चार फैक्टर है जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हेलोअरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से अंजाम नहीं पाते। ठीक है, इसमें एक पॉइंट जो हमारे को बयान करना है और अगले टॉपिक में भी आप याद रखें। ओके, जो ये है कि रेसोनेंस इफेक्ट कैसा पाया जाता है, तो आप कहेंगे जब भी यहां पर निगेटिव आएगा, अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्थो मुकाम पर हो तो इसमें डीलोकलाइजेशन का अमल होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यहां पर, ये डबल बॉन्ड ट्रांसफर होंगी यहां पर, तो नतीजे में ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा, यहाँ निगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव। फिर ये और ट्रेवल करेंगी, यानी ये जाएंगी, अभी पैरा पर है, अब जाएंगी ऑर्थो पे, डबल बॉन्ड आएंगी यहाँ पर, तो नतीजे में ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से, यहाँ निगेटिव, डबल बॉन्ड Cl, इस पर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो गई यहाँ पर, ये जैसे कि वैसे। ठीक है, आखिरी कंडीशन, फिर डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां बनेगी बॉन्ड, यानी इस तरह से पांचवा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जैसा कि वैसा, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड यहां पर, एक यहां पर और यहां बनेगी एक। यानी जो रेसोनेंस इफेक्ट का हमने जिक्र किया उसको हम एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि जब लोन पेयर और पायबंदिश हो तो हेलोअरीन 1 2 3 4 और ये 5 अलग अलग रेसोनेंस जाहिर कर सकता है। और हम जानते हैं रेसोनेंस जितने ज्यादा रहेंगे कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेंगी। यानी एक पॉइंट हमारे को और समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी ज्यादा है हेलोअरीन की, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आसानी से जाहिर नहीं करते हैं। ये बात आपको समझानी थी। दूसरा, इसके बाद वाले टॉपिक के लिए आप जब रेसोनेंस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऑर्थो, ये पैरा और ये ऑर्थो मुकाम पर इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल है। तो सवाल, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो आसानी से अंजाम नहीं पाते, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन पसंद अदल बदल तामुलात हेलोअरीन में आसानी से अंजाम पाते हैं? तो आपका जवाब बिल्कुल बोर्ड पे दिख रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन। यानी रेसोनेंस इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आसानी से अंजाम नहीं पाते, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आसानी से अंजाम पाते हैं।
ये अगले टॉपिक के लिए हमने यहाँ पर बता दिया। वहां हम सिर्फ ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहाँ होता है, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो मुकाम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से एक्सचेंज कर सकता है। ये आपको समझाना था, ठीक है। अब इससे जो हमने बोर्ड पे स्ट्रक्चर बनाया है, इससे एक सवाल आपके जहन में आएगा कि भाई आसानी से तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर करवाना है तो फिर क्या? अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आप करवाना ही चाहते हैं तो फिर आपको किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? तो कहा गया है कि आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेलो अरीन में जोड़ दो या अटैच कर दो, ताकि इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए या आसान हो जाए, जो हेल्प करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को। देखो इसमें 3 मिसालें दिया हुआ है। मैंने जुमला क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप जितने ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी आसानी से हैलोजन डेरिवेटिव या हेलो अरीन आसानी से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जाहिर करेंगे। ओके, जैसे मैंने यहां पर पहले एक 1 बाय 1 मिसाल देते हैं कि अगर आप इसका अमल कराते हैं आबी NaOH और तेजाबी पानी के साथ यानी H3O पॉजिटिव, इसके साथ में अगर आप अमल कराते हैं और इसको गर्म करते हैं 433 केल्विन, ये भी एक खास बात है, आप याद रखें। ओके, तो आप ये देखेंगे कि बंदी यहां से टूटेंगी, लेकिन याद रखें आसानी से नहीं होता। अब आसानी से क्यों हो रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने यहाँ पर ऑर्थो मुकाम पर जोड़ दी है, तो ये इसकी हेल्प करेगा ताकि डबल बॉन्ड उतनी आसानी से ना बने जितनी आसानी से पहले हेलो अरीन में बन रही थी। ये हमारे अल्फाजों में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पॉइंट तो सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रहेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। ओके चलो, तो यहां से बंदिश टूटी, इस पे नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। अब ये है मरकज़ा पसंद, यहां से बंदिश टूटी तो ये है मरकज़ा पसंद। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने हेल्प किया, जो ये छोटी बंदिश थी या डबल बॉन्ड बंदिश थी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से जो बंदिश छोटी हो गई थी उसको तोड़ने में इसने मदद किया, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ओके, तो नतीजे में या तीसरे अल्फाजों में आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, यहां पर इस तरह से मैकेनिज्म आपके शायद जहन में होंगे एरोमेटिक कंपाउंड वाली, कि यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा, OH ग्रुप पहले इससे जुड़ेगा, बाद में हेलोजन निकलेगा। ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम। आती बात समझ में? यानी ये यहां पर पहले पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो अब निगेटिव चार्ज आएगा और OH ग्रुप पहले कार्बन से जुड़ेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आपको हासिल होगी और उसके बाद में फिर क्लोरीन यहां से निकलेगा। SN2 को आप जहन में रखिए, ठीक है। यहां उतना हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आसान सी बात कर रहे हैं हम। तो नतीजे में होगा क्या, वहां से क्लोरीन निकलेगा और उसकी जगह जुड़ जाएगा OH ग्रुप और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जैसा कि वैसा। अब क्या होता है, अब जहन में ये रखिए कि अगर हमारे कोई काम करवाना है, ठीक है, अब नहीं होता आसानी से, किससे पैसे लेना है वो नहीं देता है, तो हम क्या करते, कोई पावरफुल इंसान को बात करने लगाते ताकि हमारे पैसे वहां से निकल जाए। तो ऐसी ही ये है पावरफुल वो इंसान जो यहाँ से पैसे यानी न्यूक्लियोफाइल को निकालने में मदद कर रहा है। इससे शायद आपकी समझ में आ जाए। चलो, ये तो हो गया। हाँ, कंपाउंड का नाम, कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और ये है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। फिर अगर आप यहां पर इस तरह से ले, अब देखो आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की क्वांटिटी बढ़ा दिया, तो और इसका अगर आप अमल करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ H3O पॉजिटिव और इसको गर्म करते हैं 401 केल्विन पे, या अप्रोक्सीमेटली 403 केल्विन के बीच में जो है तो वैल्यू दिया गया है 403 केल्विन है, सॉरी 403 केल्विन पे आप गर्म करते हैं। मेन इसको समझाना है आपको। हाँ, तो अमल तो वैसे ही है, यहाँ से बंदिश टूटेगी, इस पे नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, यहाँ से पानी है तो वो OH ग्रुप निकालेगा, वो जुड़ेगा कार्बन हल्के से और नतीजे में नाइट्रो ग्रुप जैसे के वैसे, ठीक है, ये भी जैसे के वैसे, यहाँ जुड़ जाएगा OH, यहाँ बनेगा NaCl, यहाँ बनेगा HCl। वो बाय प्रोडक्ट नहीं भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। अब आपको समझाना क्या है, समझाना ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक था तो ज्यादा गर्म करना पड़ा, 2 थे तो कम गर्म करना पड़ा, ठीक है। और अगर आखिरी मिसाल, और अगर 3 हो, मैं इसी में दे देता हूँ आपको,
और अगर 3 हो, यानी ऐसे बताना चाह रहा हूं मैं, देखो यहां पर NO2 तीसरा भी ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे 3 जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आप सिर्फ इसको वार्म करते पानी के साथ। आप क्या करते, सिर्फ गर्म करते, यानी 433 कब लगा, जब एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। 403 कब लगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे। और अब जब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो तीनों तरफ से हेल्प हो रही है। जो हमने कहा ना कि पैसे निकलवाना है तो पावरफुल इंसान को बोला जाता है। तो अगर 2 को बोले तो जल्दी पैसे मिलेंगे, 3 को बोले तो और जल्दी सामने वाला दे देगा पैसे। तो ऐसी 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये बंदिश आसानी से टूटेंगी और नतीजे में आपको सेम मिसाल वैसी है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको शॉर्ट में TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जो एक्सप्लोसिव होता है वो हासिल हो जाएगा। और देखो आप तीनों रिएक्शन में क्या मरकजा पसंद अदल तामुल था, तो आप कहेंगे बिल्कुल, ये निकला निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव था। मरकजा पसंद ने क्या किया, मरकजा पसंद निगेटिव, यहाँ से OH ग्रुप जुड़ा, यानी OH निगेटिव और Cl निगेटिव का एक्सचेंज हुआ, इसलिए इसको हम मरकजा पसंद अदल बदल तामुलात कहते हैं। 2 हाईलाइट जो इस रिएक्शन में आपको जहन में रखनी है। पहला, आसानी से नहीं होता, क्यों, रेजोनेंस इफेक्ट, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नेचर ऑफ कार्बन जो sp2 होता है, और बॉन्ड लेंथ 169 की रहती, अल्किल हैलाइड में 178 पाइकोमीटर की रहती है, इसलिए आसानी से नहीं होते। फिर कराना है तो क्या, दूसरी बात, कराना है तो क्या, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी यूज करो, जिससे जो रिएक्टिविटी है हेलो अरीन की वो बढ़ जाएगी और आप आसानी से मरकजा पसंद अदल बदल तामुलात करवा सकते हैं, ऐसा हम बताना चाह रहे हैं। चलो आखिरी टॉपिक जो मैंने कहा था आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन, यानी हेलोअरीन में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने हैं। तो इसमें 4 हमारे को जो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है हेलोजिनेशन, आगे पीछे हो सकता है हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन क्या होगा, तो एक चीज बस याद रखिए आप इसमें, फिर आपको आसान लगेगा अमल को बयान करने में। यहां पर है क्लोरीन, अगर मैं ये पूछूं कि भाई हेलोजिनेशन यानी क्या, तो आप कहेंगे सर हेलोजन को दाखिल करना, ठीक है, हेलोजन को दाखिल आप करते हैं अनहाइड्रस FeCl3 या Fe या फिर अनहाइड्रस AlCl3 तमाशे अम्ल की मौजूदगी में, तो आप आसानी से इनका अमल करवा सकते हैं। ओके, चलो फिर क्या होगा, अब एक चीज आप यहां पर याद रखें ताकि चारों रिएक्शन को समझने में आपको आसानी हो। जब ये बंदिश को तोड़ेंगे, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, अगर ये बंदिश को तोड़ते हैं तो इस पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो होते नहीं है, तो फिर क्या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमने इससे पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था रेजोनेंस इफेक्ट में, उसमें 5 स्ट्रक्चर जब बनाया तो 3 स्ट्रक्चर ऐसे थे जिसमें ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे, यानी दूसरे चौथे और छठे नंबर के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। तो यहाँ का जो मुस्बत है यानी इलेक्ट्रॉन पसंद, वो जुड़ सकता है ऑर्थो मुकाम से या पैरा मुकाम से या फिर दोबारा ऑर्थो से। ऐसा हमारे को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के जब हमने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा तो उसमें एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है कि आपके जहन में होगा, ठीक है। तो फिर अब आसान बात है, पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से बंदिश टूटेंगी, इस पर पॉजिटिव, ये Cl आएगा हाइड्रोजन की जगह, ये जाएगा इसकी जगह, यानी एक्सचेंज होगा क्योंकि अदल बदल बता रहे हैं, ठीक है। दूसरे अल्फाजों में ये Cl पॉजिटिव जुड़ेगा कार्बन से, तो नतीजे में इस तरह से ये जैसा कि वैसा यहां जुड़ गया क्लोरीन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, पैरा पोजीशन से भी तो हाइड्रोजन निकल सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां भी अवेलेबल था जब रेजोनेंस में पड़े। तो दूसरी कंडीशन में इसके दो मॉलिक्यूल लेते, दोनों पॉसिबिलिटीज हम बता रहे हैं। तो यहां पर क्लोरीन जुड़ेगा यानी इस तरह से यहां जुड़ेगा क्लोरीन, और ये है ऑर्थो आइसोमर, ये है पैरा आइसोमर, और प्लस 2 मॉलिक्यूल HCl के आपको हासिल हो जाएंगे, ठीक है। ये रहेगा माइनर कम मिकदार में और ये रहेगा मेजर। पैरा ये है ऑर्थो पैरा, सॉरी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, या IUPAC नाम 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो आप आसानी से इस अमल को भी बयान कर सकते हैं।
चलो दूसरा अमल हमारे को दिया हुआ है, अब इसको मैं मिटाई देता। दूसरा अमल हमारे को दिया हुआ है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रोजनाना। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, यानी यह है आपका क्लोरोबेंजीन, इसका अमल आप कराते हैं कॉन्संट्रेटेड HNO3 और कॉन्संट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्संट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्संट्रेटेड H2SO4। जब दोनों का मिक्सचर लिया जाता है तो उसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहा जाता है। नाइट्रो ग्रुप आपको दाखिल करवाना है, कहां से हो सकता है, ऑर्थो और पैरा से, यानी यहां से बंदिश टूटेंगी, इस पे निगेटिव सॉरी पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। ये है इलेक्ट्रॉन पसंद, यहां से हाइड्रोजन निकल सकता, पॉजिटिव निगेटिव यहां से भी निकल सकता, और दूसरी पॉसिबिलिटी में यानी 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। और नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा बेंजीन हल्के से इस तरह से, बाकी कोई चेंजेस नहीं। यहां जुड़ गया नाइट्रो ग्रुप, और दूसरा जुड़ सकता है पैरा मुकाम से, यानी इस तरह से। प्लस 2 मॉलिक्यूल H2O के, ये OH निगेटिव 2H पॉजिटिव। तो ये है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, वो है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। IUPAC ने 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये है 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये रहेगा माइनर, ये रहेगा मेजर, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ओके, चलो दूसरा अमल। तीसरा अमल क्या है, सल्फोनेशन। तीसरा अमल है सल्फोनेशन। अब यहां F भी दिया हुआ है, आपको जो मुनासिब लगे आप उसका इस्तेमाल करें। यानी मैं बताना चाह रहा हूं सिंपल, आपने लिए दोबारा से क्लोरोबेंजीन, इसका अमल आपने कराए कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ। जब आपने इसको गर्म किए तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में होगा ये, यहां से एक हाइड्रोजन निकल सकता, एक यहां से निकल सकता, यानी 2 मॉलिक्यूल लेंगे क्लोरोबेंजीन के, 2 ही मॉलिक्यूल लेंगे H2SO4 के। यहां से बंदिश टूटी, इस पे निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, अदल बदल। ये सल्फोनिल ग्रुप पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन पसंद है, H पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट होंगे, एक्सचेंज होंगे। दूसरे अल्फाजों में ये पॉजिटिव जुड़ेगा कार्बन से, तो नतीजे में ये जैसा कि वैसा यहां पर SO3H प्लस दूसरा जुड़ेगा पैरामुगाम से, यानी इस तरह से। दोनों के साइज तीनों की एक जैसी आनी चाहिए, बोर्ड कंजेस्टेड होने की वजह से थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा बना ले रहे हैं हम, आप इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। प्लस 2 मॉलिक्यूल H2SO4 की। अब देखो क्या हुआ, सिंपल ऑर्थो और पैरा आइसोमर आपको यहां पर हासिल हो गया है। अगर नाम की बात की जाए तो ये है 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसकी बिना पे नाम दिया जाता है, ठीक है। तो 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और वो है 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। आती बात समझ में? तो ये 2 नाम हमने कहा, और ये रहेगा माइनर और ये रहेगा मेजर, यानी सल्फोनेशन भी आप आसानी से करवा सकते हैं। चलो आखिरी है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, नेम रिएक्शन में भी आता है। चौथा अमल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसकी 2 टाइप है, पहला अल्किलेशन, दूसरा एसिटिलेशन, ठीक है। दोनों की मिसाल दे देते हैं हम। पहले अल्किलेशन, फिर दोबारा से हमने लिए क्लोरोबेंजीन, इसका अमल कराए अल्किलेशन, यानी अल्किल ग्रुप दाखिल करना अल्किल मिथिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, किसकी मौजूदगी में, अनहाइड्रस AlCl3 की मौजूदगी में। तो नतीजे में क्या होगा आपको पता है, आपको इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, ठीक है। यहां से बंदिश टूटी, इस पे निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। ये हमारा इलेक्ट्रॉन पसंद, ये इलेक्ट्रॉन पसंद, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे, और नतीजे में क्लोरोबेंजीन यहां जुड़ जाएगा CH3 प्लस
क्लोरोबेंजीन, यहाँ जुड़ेगा CH3 प्लस 2 मॉलिक्यूल HCl। नाम तो आप कहेंगे ऑर्थोक्लोरोटोलिन, पैराक्लोरोटोलिन या 1 क्लोरोटोलिन, 4 क्लोरोटोलिन, आप इसको इस तरह से भी नाम दे सकते हैं। टोलिन डेरिवेटिव आपको हासिल हो जाएंगे। चलो ये था अल्किलेशन हुआ क्या, बिल्कुल अल्किल ग्रुप दाखिल करना। तारीफ क्या है फिडल कराव अल्किलेशन की, तो आप कहेंगे एरोमेटिक मुरक्कबात में अल्किल ग्रुप दाखिल करने का अमल फिडल कराव अल्किलेशन कहलाता है। चलो सबसे लास्ट वाला रिएक्शन खत्म हो गया। फिर असाइलेशन, फिडल कराव FC असाइलेशन, फिडल कराव असाइलेशन। असाइलेशन यानी एसिटिल ग्रुप दाखिल करना। तो एसिटिल ग्रुप क्या होता है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, एसिल क्लोराइड। इसका अमल जब आप करते हैं वही सेम क्लोरोबेंजीन के साथ, तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी 2 मॉलिक्यूल इसके लेंगे और 2 मॉलिक्यूल लेंगे एसिल क्लोराइड के, किसकी मौजूदगी में, अनहाइड्रस AlCl3 की मौजूदगी में। ओके, अमल पता है आपको, बंदिश टूटिंग, इस पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये बन गया इलेक्ट्रॉन पसंद, ये बन गया इलेक्ट्रॉन पसंद, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे, तो नतीजे में इस तरह से, ठीक है, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग Cl जैसा के वैसा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस 2 मॉलिक्यूल HCl के, ठीक है। ये है ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल, ये है पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल, 1 क्लोरो एसिटोफिनॉल, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉल। यानी समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि आप आसानी से असाइलेशन भी हेलोअरीन में करवा सकते हैं। आप एक जो मेन बात है उसको याद रखें, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हेलोअरीन में आसानी से अंजाम नहीं पाते। रेसोनल इफेक्ट, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ, sp2 नेचर ऑफ कार्बन, ये 4 पॉइंट की बिना पे। लेकिन उसी से समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन पसंद और बदलता अम्लात आसानी से अंजाम पाते हैं हेलोअरीन में। तो ऐसा हमने कहा है, ये थे 4 पॉइंट। अब देखो चैप्टर तो हो गया खत्म, अब इसके आगे है यूजेस, यूजेस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, जिसमें फ्रेऑन का, क्लोरोफॉर्म का, मिथिलीन डाइक्लोराइड, इनके इस्तेमालात हमारे को दिए गए हैं, लेकिन वो सब हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं। तो वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके ऊपर मबनी एक वीडियो पूरा हम बनाएंगे, जो अलग से जो तो आपको अपलोड किया जाएगा। एक टॉपिक छोटा सा हमारे इसमें रह गया है, जो है DDT, ठीक है। DDT जो होता है वो होता है इस तरह से, स्ट्रक्चर बना रहा हूं पहले, फिर उसका नाम भी बोलता हूं। ठीक है, ये है DDT। DDT का फुल फॉर्म है पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फिनिल ट्राई क्लोरो इथेन। इसका स्ट्रक्चर हमारे को दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। पैरा, ये देखो ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पैरा डाई क्लोरो, ये डाइफिनिल, और एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है। 2 कार्बन है, यानी इथेन की बात हो रही है, लेकिन इथेन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसलिए ट्राइक्लोरो इथेन। तो DDT एक इंसेक्टिसाइड है जो आमतौर पर मलेरिया की बीमारी में बतौर मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसके 2 इस्तेमाल आते हैं, एक तो इंसेक्टिसाइड के तौर पे आप छिड़काव के तौर पे मच्छरों को मारने के लिए या इंसेक्ट जो होते हैं उनको किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इस्तेमाल है मलेरिया के ट्रीटमेंट में आप DDT का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी है, जैसे इससे वोमिटिंग होती है, हेडेक होता है, थोड़ा फीवर भी महसूस होता है। तो इस एडवर्स इफेक्ट की बिना पे DDT का इस्तेमाल, डाइक्लोरो पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन का इस्तेमाल आज के दौर में कम पैमाने पर किया जाता है, लेकिन यूजफुल है
स्ट्रक्चर एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। डीडीटी के हमने इस्तेमाल भी बताए और एडवर्स इफेक्ट भी बताए। तो ये भी एक टॉपिक है जो कटा नहीं है हमारे सिलेबस से, लेकिन बाकी जो इस्तेमालात है वो पूरे रिड्यूस हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट कर बताएं। अगली बार इंशाल्लाह हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। और अगर वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो की लिंक मिल जाएंगी, उसे देखकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।